हेलो दोस्तों, टुडे सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करेंगे निर्देशक ज्यामिति। इसके कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं, नेक्स्ट जो और बचे हुए फॉर्मूले हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोगों को सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि निर्देशक ज्यामिति में एक्चुअली में पढ़ना क्या है। तो हम लोगों को इस प्रकार के प्लस के आकार का एक सिस्टम पढ़ना है, जिसमें से कुछ नाम दिए गए हैं यूनिक नाम। जैसे इस लाइन को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, इस लाइन को हम लोग वाई अक्ष कह देते हैं। मूल बिंदु होता है जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेप्ट करती हैं, ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, विभाजित करती हैं, जो भी आप कहना चाहो उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। अगर मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे तो 0,0 होते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, आप समझना। एक्स अक्ष में अगर बोले कि निर्देशांक मतलब अगर एक्स अक्ष में कोई वैल्यू डिनोट करनी है हमें, अच्छा ये 2D डायमेंशनल है। ये कैसा हम लोग पढ़ेंगे, आप अभी 2D 3D नहीं पढ़ेंगे। 3D होता है शंकु और बेलर, ये 3D होते हैं। अभी हम लोग क्या स्टडी करेंगे 2D। ये 2D में है, इसमें टू क्या है आपकी दिशाएं हैं। ठीक है, तो अगर एक्स अक्ष में कोई निर्देशांक स्थित है तो हम लोग उसके मूल क्या बताएंगे, उसके बिंदु क्या बताएंगे, x, 0। अगर इन दोनों के बीच में है तो x, x। अगर y अक्ष में प्रॉपर्ली है, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे x अक्ष 0 होगा, y माइनस होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं कि -x और -y के बीच में अगर कोई बिंदु अगर है आपको तो -x और सॉरी ये प्लस में होगा, तो -x और प्लस के y होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पे कहीं पे ओवरलैप कर रहे हैं तो -x -y होगा। अगर यहाँ पे कहीं पे है तो x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को एक इस प्रकार का चार्ट पढ़ना हुआ है, जिसमें से हम लोगों को ये चीजें स्टडी करनी है। मोस्टली बिंदु जो आपको मिलेंगे वो इनके बीच में मिलेंगे। कुछ ऐसे बिंदु होंगे जो आपको इनके ओवरलैपिंग करेंगे, तो जहां जहां ओवरलैपिंग करते हैं वहां पे कोई एक पक्ष 0 होगा। अगर y अक्ष में होगा तो x अक्ष 0 होगा, अगर x अक्ष में होगा तो y 0 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भुज और कोटि होती है। देखो, इनको हम लोग x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं। तो जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने कुछ एक नया नाम, यूनिक सा नाम रखा, जिसको कहा भुज और कोटि। भुज कहा गया x अक्ष के निर्देशांक को, मतलब जो भी निर्देशांक x अक्ष के डिनोट कर रहे हैं उनको हम लोग कह दिए भुज, और जो y अक्ष को डिनोट करते हैं उसको हम लोगों ने कह दिया कोटि। तो भुज और कोटि आप याद रखना, x अक्ष के निर्देशांक भुज कहलाते हैं और कोटि कहलाती है y अक्ष के निर्देशांक। ये अक्सर क्वेश्चन आपके पूछोगे, 9 में आपने पेपर दिया होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन भुज और कोटि से आपको मिले होंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि दूरी का फॉर्मूला। अब देखो, जैसे हम लोग नॉर्मली दूरी स्टडी करते हैं ना, फिजिक्स में या मैथ में भी हम लोग देखते हैं कि ट्रेन यहां से यहां गई तो उसने कितनी दूरी तय किया, इतने समय में कोई यहां से यहां पहुंची तो उसने कितनी दूरी तय किया। इस तरीके से दूरी निकालते हैं हम लोग अर्थमेटिक में। तो हमारे एडवांस मैथ में भी इस प्रकार का एक फॉर्मूला है। 2 डायमेंशनल में अगर कोई दो बिंदु आपस में, अगर मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो फॉर्मूला ये लगेगा आपका। क्या लिखा हुआ है, बिंदु ए, इसको मान लो कि ये ए है, इसको मान लो बी है। अब कहा जाए कि इन दोनों के बीच में दूरी निकालो, तो दूरी कैसे निकालोगे, तो ये फॉर्मूला लगेगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल में एमसीक्यू में जो आते हैं ना आपके, या तो वो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला पूछेगा या इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको आप लोग विशेष ध्यान रखना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होता है, 1/2। इस प्रकार के कोई निर्देशांक होते हैं, x1, y1, x2, y2 ये निर्देशांक है, और x3, y3 ये कोई कैसे निर्देशांक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बिंदु हो, यहाँ पे एक बिंदु, तो एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। कुछ निर्देशांक यहाँ होंगे जो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, जैसे इसको कह दो कि ये 1 1 है, तो इसको x2 y2 कर दो और इसको x3 y3 कर दो। अब कहा जाए कि ये जो एरिया घेर रहे हैं इसका क्या निकालो आप लोग, क्षेत्रफल निकालो। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है, 1/2 कोष्टक में x1 कोष्टक में y2 - y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 - y1 प्लस x3 क्या होगा, कोष्टक में y1 - y2। ये कैसा फॉर्मूला निकल के आएगा, हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला निकल के आएगा। कुछ नोट मैंने लिखे हुए हैं। नोट कैसे लिखे हुए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, कभी भी कैसा नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये रही इसकी पहली स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड अभी करते हैं, उसमें कुछ और फॉर्मूले इस चैप्टर के बचे हुए हैं, उसको बता के इसको टुडे सेशन खत्म करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं विभाजन के सूत्र। जो मैंने अभी स्लाइड पढ़ाई थी उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है विभाजन के सूत्र। अब विभाजन के सूत्र हम लोगों के दो प्रकार के सूत्र होते हैं। पहला है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं a x1, y1 और b x2, y2, मतलब कोई निर्देशांक में कोई दो बिंदु हैं x1, y1, x2, y2 को कोई रेखा मिला रही है, को मिलाने वाली रेखा को m1 m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करते हैं। जो ये बिंदु है, अब इसको समझिए क्या कह रहा है। जैसे मैं मान लूं कि ये कोई है और ये है, यहाँ पे x1, y1 है, यहाँ पे x2, y2 है। इन दोनों को जो विभाजित कर रहा है वो यहाँ पे है x, y, और ये m1 है और ये m2 है। ये पूरा इसका कहने का मतलब है, इन दोनों के अनुपात में विभाजित कर रहा है कौन से बिंदु ये। अगर मुझे ये बिंदु ज्ञात करने हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। जब y अक्ष के निर्देशांक निकालने होंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब सेकंड कंडीशन में देखना है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं a x1, y1 और b x2, y2 को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में बाह्य विभाजित कर रहा है। देखो यहाँ पे हमारा क्या पकड़ना था, हम लोगों को अंतः विभाजित कर रहा था। यहाँ पे कैसे विभाजित कर रहा था, अंतः। यहाँ पे कैसे विभाजित कर रहा है, बाह्य। अब बाह्य विभाजित करने का मतलब क्या है कि जैसे ये यहाँ पे x2, y2 है और ये x1, y1 है। ठीक है, जैसे ये है, अब ये कोई रेखा है, अब इसके कहीं बाहर स्थित x, y है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई m2 मान लेते हैं और ये पूरा m1 हो गया है। तो अगर यहाँ के निर्देशांक निकालो, मतलब इसके अंदर ना हो ये बिंदु, कहाँ पे हो, बाहर हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे ये x बराबर क्या होगा, x अक्ष के निर्देशांक निकालने के लिए m1 x2 - m2 x1
अपन m1 माइनस m1 m2। यहाँ YH की निर्देशांक निकालना है तो m1 y2 माइनस m2 y1 अपन m1 माइनस m2। ठीक है, तो इस प्रकार का फॉर्मूला लगेगा। आप क्या कह रहे हैं, यदि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो तथा केंद्रक G हो, केंद्रक समझते हो जहां पे इनकी क्या मिलती है, आपकी रेखाएं नहीं मिलती। समझना, जैसे मैं कहूं कि कोई त्रिभुज है, अब इसका इसका और इसका विभाजन या फिर कह दो कि हाफ आप समझ विभाजित करने वाली रेखाएं जहां पे आपस में मिलती है ना, वही त्रिभुज का क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ये बाह्य केंद्रक होता है और एक अंतः केंद्रक होता है। ठीक है, तो अगर केंद्रक G है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये केंद्रक, अगर मुझे केंद्रक निकालना है, x के केंद्रक ऐसे निकलेंगे, y के केंद्रक ऐसे निकलेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आना केंद्रक वाला कहानी। अब एक चीज हम लोगों को इसमें और पढ़नी है, बस हमारे यहीं से समाप्त। क्या पढ़ना है, तीनों बिंदुओं के संदेह होने की संभावना। अब बात समझना मेरी बात, देखो ये फॉर्मूला आया कहां से, हमने त्रिभुज का फॉर्मूला पढ़ा था, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला था, बस यहाँ पे 1/2 आ गया था। ठीक है, तो अब बताओ तीनों बिंदु अगर संदेह होंगे तो क्या वो त्रिभुज का निर्माण करेंगे, कभी नहीं। संदेह का मतलब कि तीनों एक ही स्थान पे, जब तीनों एक ही स्थान में होंगे तो त्रिभुज नहीं बनाएंगे, मतलब उसका एरिया क्या हो जाएगा त्रिभुज का, 0। जब हम इसको पूरे के 0 के बराबर करेंगे तो जो 1/2 यहाँ पे लिखा हुआ था वो इधर कहां पे चला जाएगा, 0 बन जाएगा। तभी कहा गया कि अगर तीनों बिंदु संदेह है तो ये जो मेन मटेरियल बचा हुआ ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी अगर कोई तीन बिंदु संरेख है या नहीं है ये मुझे पता करना है तो मुझे इस फॉर्मूले में रख देना। अगर उनको सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आ रहा है तो संरेख है, 0 नहीं आ रहा है तो संरेख नहीं है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने रेगुलर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, अच्छे तो है ना, ध्यान तो रखते हैं ना, आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने। चलिए आज हम लोगों को क्या पढ़ा था, कल हम लोगों ने द्विघात समीकरण के विविध कर पढ़े थे। क्या पढ़े थे, विविध कर पढ़े थे, डी के बारे में जाना था ना। फिर हमने ये जाना था कि किसी भी बहुपद के गुणांक किस पर डिपेंड करते हैं, तो किस पर डिपेंड करते हैं, विविध कर पे करते हैं। इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन, लेस देन। डी के बारे में बताया था ना, ग्रेटर देन लेस देन। जब d 0 से बड़ा होता है तो उसके मूल वास्तविक के साथ साथ कैसे हो जाते हैं, असमान होते हैं। जब d बिल्कुल एग्जैक्ट 0 के बराबर आ जाता है तो मूल वास्तविक के साथ साथ समान हो जाते हैं। और जब d निगेटिव आ जाता है, मतलब लेस देन 0 हो जाता है, तो मूल कैसे हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं। कल्पना करते हैं, जब d निगेटिव आएगा तो उसके मूल कैसे हो जाएंगे, कल्पनिक। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, इसलिए बहुत अच्छे से इन चीजों को आप याद कर लेना। ठीक है, हालांकि मैंने टुडे स्पेशल में सारी चीजें आपको लर्न करने के लिए उसमें क्या कर दिया है, लिख दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब हम लोगों को पढ़ना है आज बहुपद की शून्यकों और गुणांकों में संबंध। शून्य क्या होते हैं, मैंने कई बार बताया है, मूल। जितने घात का बहुपद होगा उसके उतने ही मूल होंगे। और ये गुणांक क्या होते हैं, कभी भी आपने बहुपद का मानक रूप पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म, 1 घात 2 घात और 3 घात के स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखा है। इन्हीं में जो देखना, अब देखो 1 घात का अगर मैं लिखूं तो ax प्लस बी होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। कल राशि यही वाला क्वेश्चन आपने शायद प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ये भी आया था क्वेश्चन। इसको ये क्वेश्चन ये समाप्त होते होते चैप्टर इतनी बार इनको आपको रटवा देंगे, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं त्रिघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप, 2 घातीय बहुपद का मानक रूप और 1 घातीय मानक। ठीक है, तो ये जो a, b और c, हाँ ये 2 घात का है, इसकी घात देख लो, ये 1 घात का है, ये 3 घात का है। मैक्सिमम घात क्या होती है ना, बहुपद की घात, जो सबसे बड़ी घात होती है किसी बहुपद की, सबसे बड़ी घात वही बहुपद की घात कहलाती है। आप समझना, ये जो a b c, a b c और d, यही सारे क्या कहलाते हैं आपको, गुणांक कहलाते। क्या कहलाते हैं, यही सारे क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। तो गुणांक चीज समझ में आई ना। ये जितने आप अचर पद देख रहे होते हो, चर तो खुद ही डिफाइन कर रहा है कि मैं कौन सा पद हूं, चर ही तो बता रहे, इसमें कौन बता रहा है, चर ही तो बता रहे हैं। अच्छा एक बात मुझे ये बताना, आप समझना, मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं बहुत गौर से। अब ये मुझे इस वाले इसमें बताओ, कितने घात का बहुपद है, बताओ कितने घात का बहुपद है? इसको मैं अगर fx के बराबर कर दूं, अब मुझे बताओ कितने घात का बहुपद है। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन मैंने बताया, इसको देख के बताओ। नहीं, कितने घात का है, बहुपदी तो है, कितने घात का है, पद वाला नहीं पूछ रहे, घात वाला पूछ रहे। मैंने 2 पार्ट बताए थे, घात के आधार पे, एक पद के आधार पे। तो मैं घात के आधार पर पहुंच, पति तो ये 3 पदी दिख रहा है, 1 पद 2 पद 3 पद, ये 3 पदी बहुपद है, लेकिन कितने घातीय बहुपद है ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। राशि आप पता बताओ, अक्षय ने 2 पता है, 4 घातीय बहुपद बोलो। तो राशि ने बताया बेटा कि 4 घातीय बहुपद है, अक्षय ने आपने बोला कि ये 2 घातीय बहुपद है, लेकिन
अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग अगर ये पूछो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसमें, तो मैं यही बात कहूंगा कि ये दो घातीय बहुपद है। मैं कैसा मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो ये दो घातीय बहुपद है। रीजन ये है कि हमारा जो फंक्शन था, जो हमारा बहुपद था, वो किस पद में था? fx से आपको पता होना चाहिए किस पद का था? x का। तो हमें किसकी डिपेंडेंसी देखनी है? x की। x की मैक्सिमम घात कितनी है? x की मैक्सिमम घात 2 है, तो कितने बहुपद ही हो गए। अब देखना, यही मैं एक एग्जांपल से आपको कह रहा हूं, तब आप सही कर दोगे। देखना, अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी प्लस 4, आप बताओ कितने बहुपदी है? सिंपल सी बात है, आपको दो बहुपदी है, इसका मान तो कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 लिखो चाहे 16 एक्स स्क्वायर लिखो प्लस 3x प्लस 4। अब मुझे बताओ ये कितने पदी है? तो चाहे 16 लिखो, दो चाहे 2 की पावर 4 लिखो, और यही 2 की पावर 4 को ही तो a की पावर 4 के रूप में हमने लिखा था। तो यही सारे क्या होते हैं? किसी भी बहुपद के गुणांक होते हैं। अब इन्हीं में इनके मूल, जिनको हम लोग शून्य बोलते हैं, इन्हीं में क्या पढ़ेंगे? रिलेशन पढ़ेंगे इस स्लाइड में। ठीक है, कुछ बेसिक तैयार हुआ, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको वो तैयार हुआ कि नहीं हुआ? कि हमें डिपेंडेंसी, अगर मैं यहीं पे, अच्छा एक चीज और पूछते हैं, उसको भी बताना। ठीक है, जैसे मैंने कहा x की पावर 4 प्लस y की पावर 3 2xy, अब बताओ ये कितने पदीय बहुपद है? एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। अब दोनों क्वेश्चन को मुझे बताना, सेम क्वेश्चन है लेकिन आंसर चेंज हो जाएगा। अब मुझे आप ये बताओ, इन दोनों में से पहला वाला कितने घातीय बहुपद है, दूसरा वाला कितने घातीय बहुपद है? बताओ। हाँ। ऊपर वाला 2 घातीय बहुपद है, वेरी गुड। ये वाला, ये 3 घातीय है। और ऊपर वाला लास्ट राशि क्या? 4 घातीय। 2 घातीय। देखो ये 4 घातीय बहुपद है, क्यों? क्योंकि हमें एफ एक्स का, ये एफ के अंदर क्या लिखा हुआ है? एक्स। एक्स की मैक्सिमम घात कितनी है? तो ये कितने घातीय हो गया? 4 घातीय। एफ के अंदर क्या लिखा हुआ है कोष्टक में? वाई। वाई की मैक्सिमम घात कितनी है? कितने घातीय बहुपद हो गया? अब चीज समझ में आ गई? जितना एफ के अंदर जो मान लिखा हुआ है उसी की घात देखनी है। बड़ी घात तो इसमें x की पावर 4 भी है, तो एक आप 4 घातीय बहुपद है नहीं, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं आपसे? y के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके किस में बन जाते हैं? ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, जो मेरे दिमाग में आता जा रहा है मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट के रूप में समझाता जा रहा हूँ। ठीक है, आओ अब हम लोग समझते हैं इसको। जितना इसमें बता दिया इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा, स्कूल में इतना गारंटी है, लेकिन इसको ध्यान रखना। नोट क्या करना है? क्लासें यूट्यूब में रहती हैं, 4 बार नहीं 10 बार देखो, लेकिन आप देखते ही नहीं हो, क्योंकि यहां से जाने के बाद जो भैया ने लिखवा दिया, वही बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो समझा के बिताड़ देते हैं, उनको लिखवाना मुमकिन नहीं है। हर एक चीज में आपको कॉपी में लिखवा दो, ये मुमकिन नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो मुंह से आपको समझनी होती है और उनको साल भर याद करना होता है, इसलिए आप प्लीज बार बार वीडियो जरूर देखा करिए। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं बहुपद के शून्य को और गुणन। हमारे पास कितने बहुपद है? 3 बहुपद है, 3 घातीय बहुपद है, एक घातीय, द्विघातीय, 3 घातीय, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक घातीय बहुपद। फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? द्विघातीय बहुपद। फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे तीसरे में? त्रिघातीय बहुपद। देखो, जो मैं ये स्लाइड बनवाने जा रहा हूं बेटा, इसको बहुत गौर से समझना। इसी में आपका पूरा सार घुसा हुआ है, जो मैंने आपको वो लिखवाया था टुडे स्पेशल। बहुत सारी चीजें बताई थी, वो आपकी बेसिक थी। जो अब बताने जा रहे हैं वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। एक घातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या बताया था? ax प्लस, ये इसका क्या है? मानक रूप। क्या यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है? मानक रूप। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पूछो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्या है? मानक रूप। क्या यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, ये बताओ मुझे। ठीक है, अब अच्छा बताओ, ये एक घातीय है तो इसमें कितने मूल होंगे या शून्य कितने होंगे?
एक मैक्सिमम का जितनी मैक्सिमम घात उतने उसके शून्य। तो इसके कितने शून्यक होंगे? एक शून्यक होगा, शून्यक होगा, ठीक है। इसमें कितने शून्यक होंगे? दो शून्यक होंगे क्योंकि दो घाती है। इसमें कितने होंगे? तीन शून्यक होंगे, ठीक है। क्या यहां तक बात समझ में है? हाँ, ये वेरी गुड। एक्स के केवल दो ही मान होंगे जो इसको संतुष्ट करेंगे, सॉल्व करने के बाद जीरो आ जाएगा। इसमें कितने मान होंगे? एक्स के तीन ही मान होंगे जो इसको संतुष्ट करेंगे, जीरो आ जाएगा। उसमें सिर्फ एक मान होगा। हाँ, भाग करने वाला वो आपको याद होगा। अब देखो इसमें अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे जो मूलों में संबंध है ना, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। देखो देखो इसका जो शून्यक होगा, इसका जो मूल होगा, इसको मैं अल्फा से डिनोट करता हूं। अल्फा बराबर इसका जो मूल होगा माइनस बी अपॉन ए होगा, ठीक है। मतलब बी और ए, इसको बी को ऊपर ए को नीचे और उसमें माइनस लगा देंगे तो क्या निकल आएगा? इसका मूल निकल आएगा। मतलब जो भी मान निकल के आएगा, समझना मेरी बात, जो भी मान निकल के आएगा उस एक्स की जगह रखने पे इसको क्या बना देगा वो, चाहे आप रख के देख लो, माइनस बी अपॉन ए को रखो। जब माइनस बी अपॉन ए को रखोगे तो ए और ए कटेगा, माइनस का बी प्लस का बी क्या हो जाएगा? माइनस मतलब जीरो कर जाएगा। तो आ गया ना जीरो। नई बात समझ में? जो मैं आपको समझाने एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मैंने कहा, समझना, जैसे मैंने एक एग्जांपल पे आपसे कहा कि मैंने कहा 2x प्लस 3, इसका अगर आपसे कहा जाए मूल बताओ, मतलब अल्फा की बात बताओ, शून्यक बताओ, मूल बताओ, शून्यक बताओ, अल्फा बताओ, जो भी कहना होगा, तो क्या निकल के आएगा? b अपॉन ए लिखो 3/2 और चिन्ह काय का लगा दो? माइनस में, क्योंकि ये हमारे सूत्र का है। आपको तो भैया ये आया कहां से, ये भी तो बताओ। जब हम शून्यक निकाल रहे होते हैं, तो मैंने अभी इसके नेक्स्ट पहले वाली स्लाइड में बताया था कि जब भी किसी बहुपद का शून्यक निकालना होता है तो उसको बराबर जीरो कर देते हैं। तो ax प्लस बी बराबर जीरो करेंगे तो x का मान कितना निकल गया? ये प्लस में उधर काय में जाएगा? माइनस। ये इधर गुणे में उधर काय में आएगा? भाग में। समझ में? सारी चीज तो को बताते चल रहे हैं आपको, कोई चीज रटना नहीं है, हवा में बातें नहीं हो रही, सारी चीजें प्रूव्ड है कि ये सारी चीजें आई कहां से। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको कि नहीं? अब बात करते हैं, देखो अब इसमें दो मूल हो जाते हैं या शून्यक हो जाते हैं, तो इनका डायरेक्टली निकालना मुमकिन नहीं, तो इनका हम लोग योग और गुणनफल पढ़ते हैं। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा पढ़ते हैं, पहला मूल दूसरा मूल, इनका योग अगर पूछूं तो माइनस बी अपॉन ए होगा। माइनस बी अपॉन ए मतलब ये बी और ये दोनों को वैसे जैसे उसमें रख रहे थे और चिन्ह काय का लगा देंगे? माइनस। और इनका गुणनफल कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा। अगर आपसे पूछे कि इनका गुणनफल, तो सी अपॉन ए कर देंगे, सिंपल सी बात है। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एक मूल निकल आएगा, वो बाद में बताएंगे जब क्वेश्चन करेंगे। क्या यहां तक बात समझ में? ये सूत्र याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। द्विघातीय बहुपद हमें ज्यादा पढ़ना है तो इसी में हम फोकस कर रहे हैं। ये आपसे ज्यादा उतना कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। सबसे ज्यादा हमें किसमें ध्यान देना? इसमें। ये सूत्र जरूर याद रखना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, माइनस नहीं है इसमें, ठीक है। तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। क्या यहां तक बात समझ में? अब हम बात करते हैं इसमें तीन घातीय बहुपद में कितने मूल होंगे? इसके तीन। तो जाहिर सी बात है, इसमें एक मूल थे तो एक इक्वेशन बनाई थी हमने, यहाँ पे दो मूल थे तो दो इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पे तीन मूल है तो कितने इक्वेशन बताएंगे हम लोग? तीन। और पहले इक्वेशन समझते। मूलों का योग ऐसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान क्या होता है? तो इसका मान आपका हो जाता है डी अपॉन ए। क्या हो जाता है आपका? सॉरी, डी अपॉन ए नहीं, ये वाला स्क्वायर वाला। हम लोग कैसे कर रहे थे? इसका एक छोड़ के कर रहे थे ना, बड़ी वाली से एक छोड़ के। तो इसका क्या है? इसकी सबसे बड़ी घात 3 है, इसका एक छोड़ के इसका घटाओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? बी। तो क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए, और चिन्ह काय का आएगा? माइनस का। क्या यहां तक बात समझ में? अब इसके बाद ये सेकंड में हम लोग पूछते हैं, इसमें तीन मूल है तो दो दो मूलों का गुणनफल का योग, जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका मान कितना हो जाता है? ये चीज आप समझना मेरी बात को, ये हमारा कॉन्सेप्ट चलता है इसमें अल्फा इंटू बीटा वाले। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका? इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी अपॉन ए, एक्स का गुणांक सी अपॉन ए। क्या यहां तक बात समझ में आई? ये हमेशा रहेगा ए, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीनों
मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका हो जाता है आपका डी अपॉन ए। क्या हो जाता है? डी अपॉन। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? ये फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए आपको। ये फॉर्मूले क्या होने चाहिए आपको? याद होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, इसमें और तो सारी चीजें आपको पता ही होंगी। तो इस स्लाइड में इतना है, इतना कर लो। इसके बाद आपको जो बचा हुआ है बताने के लिए मुझे वो दिया गया है। अगर शून्य दिए गए हैं तो उनसे हम लोग बहुपद कैसे बनाएंगे, मतलब उल्टा भी तो हो सकता है। आपसे कहा कि आपको ये दिया गया है, ये निकालो, तो उसका फॉर्मूला तो आपके पास पता है। आपको ये दोनों दे दिए जाए और आपसे कहा जाए ये निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो उसका फॉर्मूला बताना है। फिर इसके बाद आपका विभाजन का एल्गोरिथम करके इसको समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं, छोटी चीजें बची हुई हैं, बता के खत्म करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं शून्यकों से बहुपद का ज्ञात करना। देखो, अब हमारे बहुपद का जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी वो लगभग समाप्ति की ओर है। शायद इसी स्लाइड में ये क्लास यहीं पे क्या हो जाए आपकी, समाप्त हो जाए, मतलब कॉन्सेप्ट वाली। इसके बाद कल से हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या चालू कर देंगे, एक्सरसाइज चालू कर देंगे। ठीक है, देखो हमसे पूछा गया है कि शून्यकों से बहुपद, अभी तक आपने बहुपद दिया था, उसे शून्य ज्ञात करने थे, आप ज्ञात कर लिए। अल्फा ज्ञात किया, वन बहुपद का, फिर अल्फा प्लस बीटा ज्ञात किया, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात किया, द्वितीय बहुपद का, तृतीय बहुपद का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ज्ञात किया, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा ज्ञात किया, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा गामा याद किया। तो मतलब इतनी सारी। अच्छा हाँ, हमारे एक स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम थी कि भैया आप अल्फा बीटा गामा बोल तो जाते हो, लेकिन हमें जो है दिक्कत हुआ करती है ना। तो ये बात, ये उसी के साथ नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अल्फा बीटा और गामा में दिक्कत होगी, तो मैं उसको पिन पॉइंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जो इस प्रकार का कुछ सिंबल बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा बोलते हैं। ठीक है, अल्फा बोलते हैं। इस प्रकार का जो बीटा, जो बी की तरह होता है उसी को क्या बोल देते हैं, बीटा। ठीक है, और इस प्रकार का जो होता है ना ऐसे करके सिंबल, ये गामा होता है। देखो मैथ में तो ये अल्फा और बीटा और गामा एक तरीके को मूल को डिनोट करते हैं, लेकिन जब आप इनको फिजिक्स में पढ़ोगे ना तो ये एक रेज है। अल्फा बीटा और गामा एक तरंगे हैं। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा क्या है, आपकी तरंगे। आपने इन तीनों के बारे में पढ़ा होगा। इसकी आवृत्ति सबसे तेज होती है, फिर उससे तेज फिर उससे धीमी इसकी होती है, और सबसे धीमी किसकी होती है, अल्फा की। तो सबसे दूर तक जो ट्रेवल कर पाती हैं वो अल्फा कर लेती है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी तेज होने के कारण लंबी डिस्टेंस तय करती हैं। फिर उससे कम दूरी तक कौन जा पाएगी, कि बीटा, क्योंकि इनकी आवृत्ति कंपेयर टू अल्फा से कम होती है। फिर सबसे कम किसकी होती है, गामा की होती है। लेकिन तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा की। फिर उससे कम किसकी होती है, बीटा की। फिर सबसे कम किसकी हो जाती है, गामा की। ठीक है, क्योंकि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य दोनों आपस में क्या है, रिवर्स है। जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टेड लगेगा। जब प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सब सारी चीजें बताऊंगा। आइए मैथ में फिर आप फोकस करते हैं। देखो शून्यकों से बहुपद का ज्ञात करना। अब हमें अगर शून्यक दिए गए हैं, जैसे मैंने कहा कि अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया गया, समथिंग दे दिया गया, मैं माइनस बी अपॉन ए ही मान के चलता हूं, और आपसे कहा गया अल्फा इंटू बीटा की मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। क्या यहां तक बात समझ में? आपसे कहा जाए कि इनको मैंने दे दिया है, अब आप एक ऐसा बहुपद बनाओ जो इनसे निर्मित हो, इनसे मिलकर बनाओ, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हो जाता है आपका सूत्र। तो जब आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया होगा तो यहां पे रख दोगे, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया होगा यहां पे रख दोगे, उसको जो भी थोड़ा बहुत सॉल्व करने का होगा सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आपके पास। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में है तो आपको हिंदी भी लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योग। योग मतलब क्या होता है, योग ये वाला। ठीक है, हाँ जोड़ भी बोल सकते हो, योग भी बोल सकते हो, प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का। क्या यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई आपको? ये आपका क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन गया। अब आप कर लोगे। अच्छा, अब आपसे मैं कहूं, समझना मेरी बात को बहुत गौर से, एक स्टेप आगे की बात में पूछने वाला। आपसे कहा जाए अल्फा दिया गया है 2, बीटा दिया गया है 3। अब इनसे जो है इस प्रकार का बहुपद बनाओ, क्या बना पाओगे?
बताओ मुझे। अच्छा देखो, सुनो सुनो, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे माइनस होगा, बहकावे में बह गए थे हम, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अब बनाओ इसको, अब बनाओ। मैंने कहा कि अल्फा और प्लस बीटा दे दिया हमने, मैंने कहा कि इनसे आप द्विघात बहुपद बनाओ, बना पाओगे? ये बताओ आप कैसे। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले किसी भी बहुपद मतलब द्विघातीय बहुपद को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो हम अगर अल्फा प्लस बीटा निकाल ले, अल्फा इंटू बीटा निकाल ले, मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा यहां से कितना निकल के आएगा, 2 + 3 = 5। अल्फा इंटू बीटा कितना निकल के आएगा, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला इसे में रख दो, तो x² माइनस बताया था ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा 6। तो ये आपका क्या बन के तैयार हो गया, बहुपद। सिंपल है। या तो आपको ऐसे अल्फा प्लस बीटा दे देगा वो, या तो सीधा सीधा आपको देगा अल्फा प्लस बीटा इतना, अल्फा इंटू बीटा इतना, बहुपद का। तो सूत्र याद है तो आप नॉर्मली इसको लगा लो। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई है? चले, अब एक चीज और मुझे बतानी है, क्योंकि अब 3 घातीय बहुपद को जब सॉल्व करते हैं तो उसमें भाग वाला कॉन्सेप्ट लगता है ना, भाग वाला। तो एक मैं बता दे रहा हूं आपको, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, रीडिंग बहुपदों ये टुडे सेशन में सब करा चुके हैं। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, कुछ नहीं है, पढ़े हुए हो, क्या पढ़े हुए हो आप, विभाजन के नियम नहीं बेटा, इसमें एक फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने कई बार बताया, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल भाग प्लस 6। यही है आपकी एल्गोरिथम। कौन सी, विभाजन वाली। बस कितना मुझे बताना था, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर का ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, एल्गोरिथम विभाजन वाली। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। और इससे पहले वाली स्लाइड, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें केवल इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है। देखो, जो अभी तक पढ़े वो 50% है, तो ये सूत्र 50% है, मिला के 100% हो जाता है। मतलब समझ, इसकी इंपॉर्टेंट समझा आपने। 50% क्वेश्चन इससे लगेंगे, 50% जो अभी तक आपने पढ़ा उससे लगेंगे। तो एक सूत्र से 50% लगेंगे, तो सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आज की क्लास को यही पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम समय। धन्यवाद।